हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो देखो अपना रिस्पॉन्स जो है आप लोगों का मेरी क्लासेस को लेके काफ़ी अच्छा आ रहा है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उतना ही अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, बायोलॉजी पढ़ा रही थी, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी। सुबह के टाइम में मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ और शाम के टाइम में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाती हूँ। जेनेटिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले जेनेटिक्स शुरू किया है। अभी अपना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ 4-5 दिन में करा दूंगी कंप्लीट इसको। उसके बाद अपन इवोल्यूशन या फिर इकोलॉजी में से कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ते रहें अच्छे से। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको ये बात कि एनसीईआरटी को बिल्कुल फोकस करके चलना अपने को। एनसीईआरटी को अच्छे से जैसे आप क्लियर करोगे, जैसे आपको एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं रहेगा, एनसीईआरटी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपका नीट के अंदर 360 में से आपके 360 मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नीट के अंदर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोलते हैं ना कि बाहर कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, बाहर से नहीं आते। वो एनसीईआरटी की लाइन से घुमा के क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोग ये बात तो अपने मन से वहम निकाल दो कि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए शुरू किया, ऑलमोस्ट बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, हाँ, क्योंकि 11th में पढ़ा, फिर 12th में भी पढ़ा, फिर जब फ्रेशर बने तब भी पढ़ा, कुछ बच्चों ने रिपीटर बने तब भी पढ़ा, है ना। तो उनको 4-5 बार रिवाइज हो चुकी है, उनको अच्छे से आती है। जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, उनको भी आती है अच्छे से। अगर नीट को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से वो पढ़ रहे हैं, तो 11th में उन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ा था, फिर 12th में जब उसका रिविजन, 12th का पोर्शन जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया गया। ठीक है, और फ्रेशर के अंदर उनको स्टार्टिंग ही ह्यूमन फिजियो से होती है, इसीलिए मैंने भी सबसे पहले ह्यूमन फिजियो शुरू किया। तो अपने को कोई ज़रूरी नहीं है ह्यूमन फिजियो से अपन शुरुआत करें, अपन कोई भी टॉपिक से मतलब अपना बेस्ट दे सकते हैं हम अच्छी तरह से तैयार करके उसको। ठीक है, तो बात ये कहने का मेरा मतलब ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कम्प्लीटली आता है अच्छे से। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में जब आप उसको रिवाइज करते हो, कोई भी चीज़ आपको कितनी भी अच्छी आती हो, कितने भी अच्छा आप उसके अंदर महारत हासिल कर लो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया ना, तो सब साफ भैया। तो रिवीजन तो करना बनता ही बनता है, मतलब कहने का जब, और रिवीजन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि हम हमारे रिवीजन के अंदर हम 10-12 टॉपिक 10-12 वीडियो देख रहे हैं उस लेक्चर के, है ना, 10-12 वीडियो के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जितना एनसीईआरटी से तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है रिवीजन के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फटाफट क्रैश कोर्स होता है ना, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई और ख़त्म, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट होता है। और मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना यहाँ पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है, तो इसके अंदर मैं आपको इसी तरीके से तैयार करवा रही हूँ। एक तो अपना वीडियो जो है काफ़ी छोटा है, आप लोग आसानी से मतलब आधे घंटे के अंदर आप उसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं अच्छे से, और आपके समझ में भी कंसेप्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि जो मैं आपका जो टॉपिक है उसको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड लेके चल रही हूँ, है ना। तो उसके अंदर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सबको ये लगता है कि हाँ ये तो मुझे आता सबको है, बस एक बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। हमारे ब्रेन को कोई भी चीज़ अगर हमें लंबे टाइम तक याद रखनी है ना, तो उसको लंबे टाइम तक अपने ब्रेन में टिकाने के लिए हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको बार बार देखना पड़ता है, तभी वो हमारे ब्रेन में लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट। एक होती है शॉर्ट टाइम मेमोरी, जो कि हमने देखा ठीक है, देख लिया, अच्छी बात है, समझ में आ गया हमें, फिर हमने उसको महीनों तक छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की, तो वो हम उसको भूल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा टॉपिक, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी घटना जिसको हमने देखा, थोड़े दिन बाद में फिर से उसको रिवाइज किया, थोड़े दिन बाद में फिर से उसको देखा, थोड़े दिन बाद में फिर से उसको देखा, थोड़े दिन बाद में फिर से उसको देखा, देखते ही जा रहे हैं बार बार, है ना, उसको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, तो वो मेमोरी हमारे ब्रेन में क्या होगी, ऑटोमेटिकली लंबे टाइम तक हमारे ब्रेन में टिकेगी। या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे ब्रेन में ज़्यादा टिकते हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिस चीज़ में, है ना। कुछ ऐसा हम देखते हैं कि जो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो मन को मोह रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक वो हमें याद रहेगा। ठीक है, तो चले अभी अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या चल रहा था अपना,
एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था। देखो शुरुआत अपन ने की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फिर अपन ने डाइजेस्टिव पढ़ा, जो कि ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन की ऑक्सीजनेशन होती है, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलती है। ग्लूकोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, लिपोलाइसिस होता है। ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो किस में होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कराया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितने भी जो बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस हैं उनसे कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको आउट ऑफ द बॉडी करना होता है, बॉडी से रिमूव करना होता है। तो वो अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था। ठीक, उसके बाद फिर अपन ने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया कि ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, और सारे हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं कुछ, ये सभी कैसे ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो वो काम कौन करता है, अपना ब्लड करता है। और हार्ट उस चीज़ को क्या करता है, पंप करता है। हार्ट एक तरह से क्या है, पंपिंग मशीन है ना। हार्ट क्या है, एक तरह से पंपिंग मशीन है, जो कि क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी सप्लीमेंट हैं उनको सप्लाई करने का काम करता है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया। उसके बाद अपने स्केलेटन सिस्टम वाला मूवमेंट एंड लोकोमोशन देखा था। बॉडी के अंदर हम मूव करते हैं वो कैसे करते हैं, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, मसल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड कैसे बनता है, ये सभी देखा था हमने। फिर स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होगा, फिर अपने नर्वस सिस्टम शुरू किया। फिर अपने नर्वस सिस्टम देखा कि ब्रेन जो कमांड देता है वो कैसे देता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन जो है वो कैसे करता है। उसके बाद अपने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया। इसके अंदर अपन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जितने भी ग्लैंड्स है वो सारी पढ़ेंगे, जो कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, और कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और इसकी जब ये ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तब कौन सा रोग होता है। तो चलिए शुरू करें। देखो एक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, पहले सबसे पहले ये देख लो आप, कल मैं इसको बताना भूल गई थी आपको। सबसे पहले ये देख लो आप, होमोस्टेटिस, स्टेटिस नहीं स्टेटिस, होमोस्टेटिस। ठीक है, ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब जैसे ही सारे अपने बॉडी के अंदर इंटरनल जो भी फंक्शन हो रहे हैं ना, उन सभी का लेवल मेंटेन करके रखता है ये। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि सभी इंटरनल क्या, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी क्या क्या करता है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। काम रखता नहीं है ये एक प्रोसेस है। बॉडी का इंटरनल बैलेंस, इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, होम्योस्टेसिस। अब अपन देखो, कल अपन पढ़ रहे थे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे ना, ऐसे होता है हाइपोथैलेमस, ऐसे होता है ना। हाइपोथैलेमस से आगे ग्लैंड लटकी होती है, कौन सी, हमारी पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड लटकी है, पिट्यूटरी। हार्मोन सीक्रेट सारे कहाँ से होते हैं, पिट्यूटरी से होते हैं, और इनको कमांड करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है आगे वाला, इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इतनी बात कल मैंने आपको बता दी थी। ये क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस।
ठीक है। इसके अंदर एक ये है, इसको बोलते हैं पार्स, क्या बोलते हैं इसको, पार्स नर्वोसा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, और इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। इसको क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। बात समझ गए। अब देखो हॉर्मोन्स जो है वो मोस्टली कहाँ से सीक्रेट होते हैं, अपनी पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इसको कमांड देने का काम करते हैं। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन नहीं होता, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ये इसको कमांड देने का काम करते हैं। ये यहाँ से कमांड देते हैं, यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनिबिटरी हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। या तो वो क्या करेंगे, यहाँ के कमांड देंगे कि ये हार्मोन रिलीज करो, या फिर ये यहाँ से आके कमांड देंगे कि ये चीज को इनिबिट करो, इस हार्मोन को इनिबिट करो, इसको रोको, है ना। तो दो काम है, ये सिर्फ दो टाइप के हार्मोन रिलीज कराता है। कौन कौन से, स्टिमुलेटिंग नहीं, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करेगा। ये टोटल हार्मोन रिलीज कराता है 7। ठीक है, जबकि पिट्यूटरी का ये वाला जो पार्ट है ना, या पिट्यूटरी से कंप्लीट हार्मोन रिलीज होते हैं 9। यहां से हार्मोन रिलीज होंगे ना, वो सारे कैसे होंगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे, या फिर उनके नाम के आगे ट्रोपिन लगा होगा या फिर ट्रोपिक लगा होगा। इतनी बात कल मैंने आपको बता दी थी। ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये वाला जो बीच में बन रहा है इसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलम। हाइपोथैलेमस के बीच में और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलम। ठीक है, फिर कल मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जीएचआरएच। जीएचआरएच यहाँ से क्या सिग्नल पास आउट करता है, यहाँ से ये जो न्यूरॉन है सिग्नल लेके आएंगे किसके पास, इस वाले पोर्शन के पास, और ये इसको क्या कमांड देंगे कि यहाँ पे इसको कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना है। फिर पिट्यूटरी यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगी, और वो ग्रोथ हार्मोन मसल्स पे, अपने लिवर पे, या फिर अपने जो ऐसे ऑर्गन जो ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, अपने पूरी बॉडी के अंदर ये वो हार्मोन रिलीज कराएगी, है ना, मसल्स पे। तो एक काम हो गया ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसके बाद एक हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इसको रिलीज कराने का काम करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, जो मदर होती है ना, मदर के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है वो कौन कराता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन कराता है, और जो मिल्क को बॉडी से आउट करता है बाहर, जब बॉडी से बाहर निकालना होता है तब कौन सा हार्मोन काम में आता है, ऑक्सीटोसिन। तब कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करता है भाई, ऑक्सीटोसिन यहाँ रिलीज यहाँ से नहीं होता है। ये बात याद रखना कि हार्मोन रिलीज होंगे वो यहाँ से होते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और वो किसको देता है, वो इसके पास भेजता है रिलीज करके, और वो इसको देता है, यहाँ पे ये स्टोर करता है अपने पास। जब इसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए, तो ये हार्मोन रिलीज कर देता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इतनी बात समझ में आ गई। 4 या 5 आपको कल मैंने करवा दिए थे, है ना, 4-5 हार्मोन कल मैंने आपको करवा दिए थे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सब मैंने आपको करा दिए थे। तो आज उससे आगे का देखें। अगला हार्मोन देखो, यहाँ पे अपन ने लिख रखा था, ये दिख रहा है क्या आपको, दिख ही नहीं रहा, यहां दिखेगा आपको, ये भी नहीं दिख रहा, ओ माय गॉड, यहां दिख रहा है। देखो यहां अपन ने लिखा था हाइपोथैलेमस, यहां अपन ने लिखा था पिट्यूटरी, है ना, यहां अपन ने लिखा था टारगेट। यहां से पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन। ट्रोपिन नाम आ रहा है, मतलब कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से, ऐसे आप याद रख सकते हो, गोनेडोट्रोपिन। ऑब्वियस सी बात है, कहां से रिलीज होगा, गोनेड्स। तो ये हार्मोन होते हैं 2 टाइप के। गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक अपना होता है LH
और एक अपना होता है FSH। LH को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, GnRH। इसको GHRH से अलग रखना, कंफ्यूज मत होना GnRH और GHRH में। यहाँ पे N है, ये छोटा N है, ठीक है, छोटे वाला N है। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ आएगा और ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा। यहां से हार्मोन रिलीज होंगे LH और FSH। ये जाके फंक्शन कहां करते हैं अपने मेल के अंदर, तो किस पे फंक्शन करेंगे, ये टेस्टिस पे है ना, और फीमेल में ये किस पे फंक्शन करेंगे, जाके ओवरीज पे, ठीक है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। टेस्टिस पे फंक्शन करेंगे और कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ये नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल पे जाके ओवरीज पे फंक्शन करेंगे तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन, है ना। तो मेल वाले जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, मेल वाले कैरेक्टर्स आते हैं, वो कंधे चौड़े होना, है ना, दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, प्यूबिक हेयर्स, है ना, ये सब, ये वाले जो है वो किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो वो जस्ट लेके बिहेवियर फीमेल की तरह बिहेव करने लगता है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा फिर, फीमेल की तरह, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है। तो उसकी गलती नहीं है बेचारे की, कई लड़के होते हैं ऐसे जो फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। और फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है कौन सा, एस्ट्रोजन। अब एक बात बताओ, जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो फीमेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जैसे जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये चलेगा भाई, और यहाँ इसको क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। ये इसको नेगेटिव फीडबैक देगा और ये चलेगा यहाँ से, और ये इसको भी क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा कि तुम इसको बंद करो। एस्ट्रोजन चलेगा यहाँ से, ये इसको फीडबैक देगा कैसा, नेगेटिव, ठीक है। एस्ट्रोजन चलेगा यहाँ से और इसको भी कैसा फीडबैक देगा, नेगेटिव। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या फिर ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज हो जाए तो वो भी क्या है, खतरनाक है, वो भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने से ऐसा नहीं है कि मेल वाले कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, बर्दाश्त ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कम और हो जाती है। अब आगे चलें, बात समझ में आया। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से दो हार्मोन है, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक बात और नोट करना आप, मेल के अंदर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, LH FSH कराते हैं। फीमेल के अंदर ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि LH FSH कराते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता कि LH और FSH ही तो रिलीज करा रहे, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन करा रहे हैं तो एस्ट्रोजन भी कराते हैं या नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि मेल के अंदर थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन भी होता है, ठीक है, नहीं मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत होता है, एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है, वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है थोड़ा बहुत, बात समझ रहे हो। पहला हार्मोन क्लियर हुआ। यहाँ से जब ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ से नेगेटिव फीडबैक देते हैं पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। अब देखो अगला हार्मोन, कितना समझ में आया। अगला हार्मोन देखते हैं अपन, थायराइड हार्मोन।
अब देखो एक हार्मोन और बचा है, पिट्यूटरी के अपने कितने हार्मोन हो गए, 8 हो गए। एक पिट्यूटरी का बचा है और एक किसका बचा है, हाइपोथैलेमस का बचा है। तो ओ सारा मिटा दिया क्या, फिर से लिखना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस दिख रहा है क्या, आज कैमरा ठीक नहीं लग रहा, यहाँ लिखना पड़ेगा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी, और टारगेट। अब एक हार्मोन रिलीज होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन। पिट्यूटरी से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन, ठीक है, या फिर इसको कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, कोर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। ये रिलीज कराएगा इस कंपैरिजन में कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो मैं CRH लिख दूं क्या, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी बच्चे को। CRH इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन को रिलीज कराने के लिए ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। ये जाके एक्ट करता है किस पे, एड्रीनल ग्लैंड पे। ये अपनी किडनी है, किडनी से इसको कोई मतलब नहीं है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है ऐसे मुकुट की तरह, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ये इसको सिग्नल देगा और ये क्या रिलीज कराएगा, कोर्टिसोल, ठीक है। ये क्या रिलीज करवाता है यहाँ पे, ये CRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और ये पिट्यूटरी को क्या सिग्नल देगा, जिसकी वजह से कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा और ये जाके एड्रिनल के से क्या रिलीज कराएगा, कोर्टिसोल। इसके देखो दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट होता है वो कोर्टेक्स होता है और अंदर वाला पार्ट होता है वो मेडुला होता है। तो कोर्टिसोल आपको क्या लगता है कहाँ से रिलीज होगा, मेडुला से होगा क्या या कोर्टेक्स से होगा? कोर्टिसोल नाम ही आ रहा है कोर्टेक्स, तो कोर्टिसोल जो है वो इसके कोर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हाइपोथैलेमस CRH रिलीज कराएगा, ठीक है। अब ये कोर्टिसोल जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको भी नेगेटिव फीडबैक देगा और ये इसको भी नेगेटिव फीडबैक देगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो, आगे चलें। चलो अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अपने सारे हार्मोन हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन हो गए अपने, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ये बापू है, ये इन्फेंटिबुलम है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। यहां कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है ऐसे, ये क्या है, इसका पार्स नर्वोसा है, पार्स नर्वोसा है। यहां से ये हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और ये यहां आके यहां ऐसे और यहां स्टोर हो जाता है आके, ठीक है। ये हार्मोन आके कहाँ स्टोर हो जाता है, पार्स नर्वोसा के अंदर इसका एक्सोन पड़ा है वहां पे ये आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और ये ब्लड वेसल है मानो। जब ये हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है। ये कौन सा हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन की जरूरत होगी तो ये यहाँ रिलीज करेगा पहले और यहां से फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। बात समझ रहे हो? पार्स नर्वोसा जो है वो खुद से कोई हार्मोन रिलीज नहीं कराता है, ये अपने पास हार्मोन को स्टोर करता है और वो हार्मोन जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज करा देता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। एक दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो गया,
एक दूसरा हार्मोन और रिलीज कराता है, ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन और बनाता है, ठीक है। कौन सा? ये हार्मोन भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा इसके अंदर। ये हार्मोन है वैसोप्रेसिन। ये नाम दिख रहा है क्या आपको? वैसोप्रेसिन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, आज कैमरा सही नहीं लग रहा। ये है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है ना, ये भी यहाँ पे रिलीज करेगा और ये कि ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब पॉइंट लिख लिया अपन। कहाँ लिख दूं? नीचे लिख दूं क्या? यहाँ लिख दूं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन, ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। हार्मोन्स को सिर्फ क्या करती है? स्टोर करती है और नॉट मैन्युफैक्चरिंग। हार्मोन को बनाती नहीं है, सिर्फ रिलीज करती है और स्टोर करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में? कौन कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन यहां लिख दूं क्या? ऑक्सीटोसिन ऐसे होता है, स्पेलिंग ऐसे नहीं होती शायद। ऑक्सीटोसिन ऐसा आता है या सी आता होगा। ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। कब कब कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स के अंदर? एक तो जब पार्चुरेशन होती है, फीमेल जब किसी बेबी को जन्म देती है ना, उस टाइम पे क्या कराता है? यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना, स्मूथ मसल की बनी होती है, मायोमेट्रियम होता है। तो मायोमेट्रियम के अंदर क्या करता है? खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है वो चौड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ जो है वो आसानी से हो जाता है। पहला काम तो ये हो गया इसका, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस लिख दूं क्या? यूट्रस वॉल, है ना। जब बेबी का जन्म होता है, जब बेबी पैदा होता है, तो ये क्या करता है? जब उस फीमेल के अंदर यूट्रस की वॉल्स के अंदर क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से सर्विक्स चौड़ा हो जाता है और चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन आसानी से हो जाता है। बात समझ में आ रही? दूसरा ये क्या करता है? रिलीजिंग मिल्क फ्रॉम, कहां से रिलीज कराता है मिल्क को? मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड से कराएगा ना। बात समझ रहे हो? ये भी कब होता है? बेबी पैदा होने के बाद ही होता है। तो जब बॉडी से, फीमेल की बॉडी से जब दूध आता है, मिल्क आता है बाहर, तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन की वजह से आता है? वो ऑक्सीटोसिन की वजह से आता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। लव हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट है एक तरह से, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलें। वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन पे चलें। वैसोप्रेसिन में तो रिलीज कराता है ना न्यूरोहाइपोफाइसिस। वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी मीनिंग समझा दूंगी, डोंट वरी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपने एक्सक्रीशन वाली क्लासेस लगाई हो तो ये आपको अच्छे से समझ में आता होगा, अच्छे से आपको पता होगा कि एडीएच क्या काम करता है। तो देखो क्या करता है ये। एक तो
पहली बात तो इसको याद रखनी है कि ये काम कब करता है, ये ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। जब बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए ना, तब ये काम करता है। और ये क्या काम करता है, यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ना, जिसकी वजह से यूरिन की जो है मोस्टली बॉडी से कितना यूरिन पास आउट होता है, 1 लीटर टू 1.5 लीटर, इतना ही होता है। तो जब डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, रेगिस्तान मान लो कहीं हम ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एडीएच एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है, जो ब्लड के अंदर ब्लड जो फिल्टर करती है किडनी यूरिन को, यूरिन पास आउट करती है, उस यूरिन से भी ब्लड निकाल लेता वाटर निकाल लेता है। ठीक है, पसीने को कम करता है, जहां जहां से वाटर रिमूव होता है ना, उन सभी चीजों को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। एडीएच उन सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, रिड्यूस, दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ, रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। तो इसकी वजह से यूरिन की वॉल्यूम कम होगी कि नहीं होगी भाई, ये यूरिन में से और ज्यादा वाटर को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास अब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी को ब्लड की इसकी वाटर की कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये क्या करेगा, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो और भी कम हो जाता है इसकी वजह से, एडीएच की वजह से। अगला ये करेगा रिटर्न फिल्ट्रेट टू ब्लड, रिटर्न फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना टू ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप सभी को पता है, वहां से जो बोमन कैप्सूल से जो रिलीज होके बाहर आता है उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो उस फिल्ट्रेशन के अंदर लोड ऑफ वाटर होता है, उस वाटर को ये मैक्सिमम क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आ रही है, हेनले लूप के अंदर, पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग सबके अंदर ये एक्टिव कर देता है। डिसेंडिंग के अंदर इसका सबसे ज्यादा, डीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये। ठीक है, और क्या करता है ये, अगला इसका फंक्शन है वैसोप्रेसिन। नाम देखो इसका, वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब ब्लड वेसल और प्रेसिन का मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो अगला काम होगा इसको कॉन्स्ट्रिक्ट टू ब्लड वेसल। अब देखो आपके बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, और एडीएच उसको पूरा करने में लगा है। तो अब उस टाइम पे सोचो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो काफी चौड़ी हो रखी है। ब्लड वेसल्स चौड़ी होंगी तो ब्लड का फ्लो, भाई ब्लड के अंदर वाटर तो है ही नहीं, तो ब्लड तो कम हो गया, तो ब्लड का जो वॉल्यूम कम हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा बीपी क्या हो सकता है, घट सकता है। तो अगर देखो ये मोटा पाइप है, इसमें से हम कुछ चीज फ्लो कराएंगे, और एक ये सकड़ा पाइप है, इसमें से हम कोई चीज फ्लो कराएंगे, तो प्रेशर ज्यादा किस पे होगा, इस पे होगा ना प्रेशर ज्यादा। बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो रही है, तो उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो ये जो ब्लड वेसल है इसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। गेट इट, आगे चले। ठीक है, और एक ये अभी मैंने बताया पसीने वाले ग्लैंड्स को रोकता है, तो स्टॉप्स द एक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड। ओके, बात समझ में आई। अब देखो जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, एल्कोहलिक मतलब जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये एडीएच है ना, ये इनएक्टिव हो जाता है, सप्रेस। बात लिख दूं क्या कहीं, इसको मिटाओ। एल्कोहल बोलते हैं ना दारू, एल्कोहल सप्रेस द एडीएच। जो शराब पीते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, एडीएच इनएक्टिव हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, काम नहीं करता। तो उनको आप देखते हो बार बार उनको क्या होता है, पोलीयूरिया, उनको शुशु बहुत ज्यादा आता है ना। दूसरा उनको क्या होता है, पॉलीडिप्सिया भी होता है। भाई ज्यादा शुशु जाएंगे तो पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा ना, तो वो पानी भी ज्यादा पीते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, पॉलीडिप्सिया। बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, पॉलीयूरिया हो जाएगा एक तो उनको, क्योंकि जो वाटर है ना
वाटर तो होता है बॉडी के अंदर, ऐसी बात नहीं है वाटर नहीं होता उनकी बॉडी के अंदर, वाटर होता है, लेकिन एडीएच काम नहीं करता, उस वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। बॉडी के अंदर वाटर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात है ना, हमारे सामने हमारी फेवरेट मिठाई रखी है और हम उसको खा नहीं सकते, है ना, किसी ने हमें बांध रखा है तो हम कैसे खाएंगे। तो ऐसे ही है, एडीएच को बांध देता है कौन, अल्कोहल, दारू एडीएच को बांध देता है। तो क्या होता है, उसके अंदर वाटर तो होता है बॉडी के ब्लड के अंदर, लेकिन उसको वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि एडीएच नहीं है। तो वो वाटर जो है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा बॉडी से, सुसु के थ्रू बाहर निकल जाएगा, फिर उसको ज्यादा पानी, फिर से पानी पीना पड़ेगा, फिर से सुसु जाएगा, फिर से पानी पीना पड़ेगा। ऐसा किसके अंदर होता है, दारू पीने वालों के अंदर ज्यादा होता है। आपने देखा होगा, आपके घर में कोई, आई थिंक ना हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई हो तो आप लोग देखना क्या होता है, उनको पॉलीयूरिया होता है और पॉलीडिप्सिया होता है। ओके आगे चले। अब देखो और इससे एक खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। देखो क्या हो सकता है, इफ एडीएच नॉट प्रेजेंट, अगर एडीएच नहीं है तो क्या होगा। एक तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनता है, यूरिन मतलब यूरिन बनता है, वो कितना बनता है 1.5 लीटर से 2 लीटर, इतना ही सुसु बनता है एक दिन में। अब क्या होगा, एडीएच है नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, ये कितना था, वो 180 लीटर था ना, 180 लीटर रेप जो होता है ना, तो 180 लीटर मतलब 150 टू 180 लीटर मान लो। भाई इतना यूरिन कहाँ से पास आउट करेगा, इतना तो ब्लड ही नहीं है बॉडी के अंदर, ब्लड ही टोटल कितना है 5 लीटर। तो इसकी वजह से एक डिजीज होता है एडीएच के, जब नहीं है तो इसकी वजह से एक डिजीज होता है, डायबिटीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज होता है, इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसको डायबिटीज मेलिटस से कंफ्यूज मत करना, वो शुगर की वजह से होता है, ग्लूकोज में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, वो अलग है मेलिटस वाला। ये इंसिपिडस है जो कि एडीएच के काम नहीं करने से एक्टिव हो जाता है बेवड़ों के अंदर। चलें आगे, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। आज अपन थायराइड ग्लैंड और कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं दूसरा, क्या, थायराइड। यहाँ लिख दूं क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को। आज ये बोर्ड है ना, थोड़ा मैंने सही नहीं लगाया कैमरे को। थायराइड ग्लैंड, पहले तो इसकी लोकेशन देखो कहाँ होती है। ये गला है किसी बंदे का, इसमें से ये सांस वाली नाली जा रही है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया से पहले यहाँ पे एक लैरिंग्स होता है, उसको बना लूँ क्या, फिर ये ट्रैकिया मान लो, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के छल्ले हैं, ये आगे नहीं बनाऊंगी मैं, हमें इसी की ज़रूरत है, ठीक है। ये अपना क्या है, ये लैरिंग्स है, ठीक। यहाँ से एक ग्लैंड शुरू होती है ऐसे, दिख रहा है क्या, मेरे को नहीं दिख रहा है। ये ग्लैंड है थायराइड, इस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड। ये बाइलोब्ड होती है, ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका बीच वाला पतला सा, इसको बोलते हैं इस्थमस। इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। अब इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बने होते हैं सेल्स के, इधर भी बने होंगे ऐसे, गोल नहीं होते हैं ये, अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, इनका नाम है थायराइड फॉलिकल।
ठीक है। इन थायराइड फॉलिकल के बीच में कुछ ऐसे बारीक बारीक से भी पड़े होते हैं सेल्स, छोटे छोटे। इन छोटे वाले सेल्स को बोलते हैं सी सेल्स। सी सेल्स, कंफ्यूज नहीं करना है। थायराइड ग्लैंड जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दोनों लोब के बीच में पतला सा डंडी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी थायराइड, और थायराइड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स को बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, और छोटे वाले सेल्स को बोलते हैं सी सेल्स। ये एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कि अपना इट्स स्टोर्स देयर सिक्रेशन, ओन सिक्रेशन लिख दूं क्या, अपना सिक्रेशन ये क्या करती है, खुद ही स्टोर करती है। ठीक है, यहां से जो भी ये हार्मोन रिलीज करेगी ना, कौन सा करेगी भी बताऊंगी, पहले ये समझ लो क्या करती है। जो भी हार्मोन रिलीज करती है ना, वो अपने पास सीक्रेट मतलब फॉर्मेट करके रिलीज बना के उसको, और अपने पास ही उसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। जब बॉडी को जरूरत होती है तो उसको भेज देती है। बात क्लियर है? आगे चलूं? अब देखो, इसको मिटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरा बोर्ड है ना बहुत छोटा सा है बेचारा। अब देखो, हम इसके फॉलिकल बनाए, कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे होता है एक फॉलिकल। ठीक है, इसके बीच बीच में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, थायराइड फॉलिकल है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, ये जितना भी बॉडी के अंदर आयोडीन होता है ना, आयोडीन I2 नीचे होता है ऐसे, जितना भी आयोडीन होता है ना उसको अपने पास रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उस आयोडीन, ये यहाँ पे प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है इसके पास। ये कुछ ऐसी होती है, ये इसको क्या करता है, आयोडीन जितना भी होता है ना उसको, सारे आयोडीन को क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं टायरोसिन। जब ये आयोडीन इससे आके जुड़ जाता है ना तो इसको बोलते हैं टायरोसिन। ठीक, जब देखो अब इस स्ट्रक्चर से मान लो दो आयोडीन आके जुड़ गए, I2 तो ये हो गया डाइटायरोसिन, T2 टायरोसिन बोलते हैं इसको। T2 बोलते हैं क्या इसको, एक सेकंड रुको, हाँ डाई बोलते हैं इसको, डाई आयोडो, आयोडीन 2 है ना, डाई आयोडो टायरोसिन। जब 3 अटैच हो जाएं, मान लो ये वाला है, इसके 3 हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो टायरोसिन। रियल में इसको T3 हार्मोन बोलते हैं, और रियल में थायराइड हार्मोन यही है जो फंक्शन करता है ना थायराइड के सारे, वो यही हार्मोन है। जब 4 हो जाते हैं ना उसको टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोइड टायरोसिन है। अब एक बात याद रखना, जो T3 है ना वो ज्यादा इफेक्टफुल है कंपैरिजन टू टेट्रा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा, इसके पास 4 आयोडीन है, इसके पास 3 ही आयोडीन है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा इफेक्टफुल कौन है, T3 है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मेशन होता है किसका, T3 का, और T3 और T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, आपने पढ़ा है। इतनी बात समझ में आई आपको? T3 और T4 हार्मोन को ही मिला के अपन क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन।
थायराइड हार्मोन किसको बोलते हैं? T3 और T4 हार्मोन्स को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन बोलते हैं। अब इसके अब देखो, मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में कि थायराइड हार्मोन खुद रिलीज होकर नेगेटिव फीडबैक खुद ही पिट्यूटरी को देता है। तो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक कौन देता है? T3 गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी। गेट इट? T3 जो है वो, और T3 much more good in function as comparison to T4। बात समझ में आ रही है? अगला देखो, फंक्शन देख ले, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं ऊपर ही बना देती हूँ इन दोनों को हटा के, है ना। क्लास खत्म करते हैं, फटाफट इसके फंक्शन लिखो। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इट कंट्रोल करता है क्या? इंक्रीज करता है BMR इन बॉडी। बॉडी के अंदर BMR बढ़ाता है। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये क्या होती है? मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? जितनी भी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं ना, जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसे ATP बनती है, ATP यूज होती है। ATP का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस के अंदर होता है वो सारी क्या होती हैं? BM वो होती है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी, जिनको बढ़ाने का काम कौन करता है? BMR करता है। तो देखो, जब BMR बढ़ा रहे हैं तो ग्रोथ के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना भाई, जिसकी वजह से ग्लूकोज बन रहा है, हमें ATP मिल रही है, बॉडी को ग्रोथ मिल रही है, तो ये किस में भी हेल्प करेगा? ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कराता है, ये मेंटल ग्रोथ भी कराएगा, फिजिकल ग्रोथ भी कराएगा और सेक्सुअल ग्रोथ भी कराएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी लिख लो तो फिर, थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ कराता है, मेंटल ग्रोथ कराता है, और सेक्सुअल ग्रोथ भी कराता है। ठीक है, दो टर्म दी हुई है, एक तो दी हुई है क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक, ठीक है, और एक है थर्मोजेनिक। थर्मोजेनिक तो बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट, और कैलोरीजेनिक बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी ऊर्जा का पैकेट, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। बॉडी को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखो, कल अपनी क्लास सुबह ही होगी 8-9 बजे के समथिंग, जिसके अंदर मैं आपको अगली ग्लैंड्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो। हाइपोथैलेमस और अपनी थायराइड ग्लैंड हो गई हैं। ठीक है, फिर अब नीचे वाली ग्लैंड्स करेंगे कुछ, और अपने घर पे रह के पढ़ाई करो अच्छे से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिलहाल माहौल ऐसा चल रहा है कि हमें लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, लोगों से दूर रहना चाहिए,
और मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करो, ठीक है। और घर से बाहर बिल्कुल निकलो ही मत। आप लोग तो बच्चे हो, आपको तो कोई काम ही नहीं है, क्यों कहाँ बाहर जाना है। अपने आराम से रूम में बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। और मेरे को बताना आप लोग, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देना ज़रूर। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे खुशी होती है ये बात देख के कि आप लोगों को मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है। थैंक यू।